हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। अब तक हम लोगों ने मौर्य काल के सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया और हम लोगों ने यह भी जान लिया कि मौर्य साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण थे। उनके कारणों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बात करें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था की, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वह भारत की पहली ऐसी व्यवस्था थी जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी जिसकी सारी शक्ति, सारा पावर केंद्र पर निहित था। आगे बात करें तो केंद्रीय प्रशासन के जो मुखिया होते थे वे राजा होते थे। आज के समय में तुलना करें तो आज हमारे देश का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वे प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी तरीके से केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था मौर्य काल में, वे राजा होते थे। और केंद्रीय प्रशासन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अगर हम इसे समझें तो ये पूरा मेरा मौर्य साम्राज्य रहा। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो ये पूरा मौर्य साम्राज्य है और इसकी सारी शक्ति सेंटर में है और ये सेंटर के मुखिया राजा हैं और ये 5 प्रांतों में बटा हुआ है। और इन 5 प्रांतों के जो मुखिया होते थे वे कुमार होते थे, जिन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था या फिर राष्ट्र भी कहा जाता था। हालांकि ज़्यादा फेमस कुमार है। तो 5 प्रांतों के मुखिया कुमार होते थे और ये प्रांत मंडल में बटे हुए थे, जिनके मुखिया प्रादेशिक होते थे। इन्हें प्रादेष्टा भी कहा जाता था। और मंडल विषय में बटे हुए थे या फिर आहार में बटे हुए थे, जिनके मुखिया को विषयपति या आहारपति कहा जाता था। और जो विषय होते थे, जो आहार होते थे, ये ग्राम में बटे होते थे, जिनके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। अब आगे हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की, यानी हम केंद्रीय प्रशासन को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो चलिए मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आगे बात करें तो मौर्य काल का संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था का जो प्रमुख था वह राजा था। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की। यानी मौर्य काल की सारी शक्ति किसमें थी? राजा में थी। राजा ही सब कुछ देखता था। आगे बात करें तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे। अब पूरा मौर्य साम्राज्य एक राजा तो चला नहीं सकता है, तो राजा को सहायता की जरूरत पड़ती होगी। तो राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे। आज के समय की बात करें तो आज हमारा सारा प्रशासन प्रधानमंत्री चलाते हैं हमारे देश के, तो उनकी सहायता के लिए भी मंत्री परिषद होती है। तो उसी तरीके से राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थे। और मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री देखने को मिलते हैं। आज के समय में बात करें तो आज के समय में भी बहुत सारे मंत्री देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे मंत्री में कुछ इंपॉर्टेंट थे मौर्य काल में। आज के समय में भी बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये गिने चुने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी तरीके से मौर्य काल में भी राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थे। और मंत्री परिषद में हमें बहुत सारे मंत्री देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट थे। तो इनमें कुछ प्रमुख मंत्री देखने को मिलते हैं। जो पहला है पुरोहित, जिसे पृष्ठ कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? तो ये राजा को सलाह देते थे और ये मदद करते थे और दूसरे मंत्री को चुनने में कि कौन सा मंत्री किस काम के लिए बेहतर है। तो ये सहायता करते थे पुरोहित राजा की। आगे बात करें, अब अगला है युवराज। युवराज राजघराने से ही आते थे। ये राजा के वंशजों में ही होते थे, शाही परिवार से ही बिलोंग करते थे। आगे बात करें और अगला है सेनापति, यानी कमांडर। ये सेनापति मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था का प्रमुख होता था। यह मौर्य काल के सेना व्यवस्था की देखरेख करता था। अब आगे बात करें तो ये जितने भी मंत्री होते थे, इनकी नियुक्ति एक परीक्षण के बाद होता था। इनकी परीक्षा ली जाती थी, इनका टेस्ट लिया जाता था कि इनमें योग्यता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जिसका मन किया उसको बना दिए मंत्री। इनमें योग्यता होनी चाहिए उस काम को करने की, तभी वह मंत्री बन सकता था। और इसके लिए इनका टेस्ट लिया जाता था, इनकी योग्यता की जांच की जाती थी। और उस टेस्ट को, उस परीक्षा को उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो उपदा परीक्षण देने के बाद ही मंत्रियों की नियुक्ति होती थी मौर्य काल में। अब आगे बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। इन सप्तांग सिद्धांत को फॉलो करके प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में क्या है, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की।
तो शरीर के अंगों के समान 7 अंग। कौटिल्य ने कहा है कि शरीर में जिस तरीके से 7 अंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए 7 अंग इंपॉर्टेंट है। 7 अंगों के बारे में कौटिल्य ने बताया है कि 7 अंग अगर आपके पास है तो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकती है। अब वे 7 अंग कौन कौन से हैं? तो कौटिल्य बोलता है कि जो पहला अंग है वह है राजा, और इसकी तुलना शरीर के अंगों से की है कौटिल्य ने हेड से, शीर्ष यानी सर से की है तुलना कौटिल्य ने राजा की। यानी जिस तरह हमारे शरीर में सिर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट अंग है वह है राजा। और राजा की सहायता के लिए अमात्य की आवश्यकता है। अब अकेले राजा तो प्रशासन चला नहीं सकता है, उसकी सहायता के लिए चाहिए अमात्य। तो इसकी तुलना की है कौटिल्य ने शरीर के आँख से। जिस तरीके से आँख से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वह आँख हमारा मस्तिष्क में भेजता है, हमारे सिर के पास वो इन्फॉर्मेशन को भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी तरीके से अमात्य का काम होता है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था में देखे कि क्या अच्छाई हो रही है क्या बुराई हो रही है, और इसकी जानकारी वह राजा तक पहुंचाए। जो अगला चाणक्य का जो सिद्धांत है वह है जनपद। अगला अंग है जनपद। जनपद का मतलब क्षेत्र या फिर जनसंख्या। क्षेत्र और जनसंख्या अगर नहीं होगा तो साम्राज्य की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मान लीजिए साम्राज्य है, तो इसमें एक एरिया होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। अगर जनसंख्या और क्षेत्र नहीं है तो हम लोग साम्राज्य के अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो तीसरा अंग है जनपद। तो जनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है साम्राज्य के लिए। तो साम्राज्य तभी होगा जब क्षेत्र होगा और जनसंख्या होगा। और इसका जो तुलना किया है चाणक्य, वह शरीर के जो अंग है पैर, उससे तुलना किया है। जिस तरीके से हमारी जो बुनियाद है पैर, अगर पैर सही नहीं रहेगी तो हमारा इतना बड़ा शरीर खड़ा नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से जो किसी भी साम्राज्य का जो बुनियाद होता है, जो बेस होता है, वह क्षेत्र होता है और जनसंख्या होता है। तो अगर क्षेत्र और जनसंख्या नहीं होगा तो हम लोग किसी साम्राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात ही क्या है। तो इसकी तुलना कौटिल्य करता है पैर से। आगे बात करें तो अगला जो अंग है वह है दुर्ग। दुर्ग की तुलना बाण से की है कौटिल्य ने। अब दुर्ग, कौटिल्य का कहना है कि अगर आपका साम्राज्य बेहतर तरीके से तभी चल सकता है जब आपकी किलेबंदी अच्छी हो, आपकी जो सुरक्षा है आपके क्षेत्र का वो अच्छा हो। अगर किलेबंदी अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी आक्रमण करेगा और आपके साम्राज्य को ध्वस्त करके चला जाएगा। तो इसीलिए दुर्ग अच्छे होने चाहिए, यानी किलेबंदी आपकी बेहतर तरीके से होनी चाहिए साम्राज्य की। और इसकी तुलना बाण से की है। बाण से क्या क्यों की है? तो जैसे बाण, अब हमारे शरीर, अब हम किसी से लड़ेंगे तो हमारे बाह में दम होना चाहिए, बाह में ताकत, तभी तो हम किसी से लड़ सकते हैं ना। तो इसीलिए दुर्ग की तुलना बाह से की, यानी बाह जिसका फौलाद का होता है उससे कोई टकराने में भी डरता है। तो दुर्ग भी अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा, काफ़ी सुरक्षित होगा, तो इसमें हमला नहीं होगा, तो ये सुरक्षा आपके एरिया को करेगा। अगला बात करें तो अगला जो अंग है वह है कोष, यानी धन। अब साम्राज्य के लिए धन भी होना चाहिए, धन नहीं है तो साम्राज्य चलेगा कैसे? तो धन की तुलना मुख से की है चाणक्य ने। कौटिल्य ने धन की तुलना मुख से की है, कोष की तुलना मुख से की है, यानी माउथ से की है। तो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए धन की तो जरूरत पड़ेगी ही। धन संपत्ति नहीं होगा तो साम्राज्य चलेगा कैसे, उसका विकास कैसे होगा? तो आगे बात करें तो अगला जो अंग है वह है सेना दंड। इसकी तुलना मस्तिष्क से की है कौटिल्य ने। अब सेना दंड, कौटिल्य का कहना है कि आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए, तभी आपका साम्राज्य का विकास सही होगा। और बिल्कुल सही बात है, आपकी सेना अगर अच्छी नहीं होगी तो आप पे कोई भी कब्जा कर लेगा आक्रमण करके। आपकी अगर सेना अच्छी है तो आपकी सुरक्षा अच्छी है, आपके राज्य की रक्षा अच्छे तरीके से होगी। तो सिक्योरिटी को मजबूत कौन बनाता है? सेना। इसलिए सेना भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी साम्राज्य के लिए। आगे है दंड। अब कौटिल्य कहते हैं कि दंड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्यों मजबूत होना चाहिए दंड, स्ट्रॉन्ग और मजबूत? क्योंकि अगर अपराध होंगे ज़्यादा तो फिर आपके समाज का, आपके साम्राज्य का विकास सही नहीं होगा। तो दंड अगर मजबूत होगा तो लोग अपराध करने से डरेंगे। ऐसा दंड होना चाहिए कि उस दंड के बारे में जान के लोग अपराध करने से डरें कि बाप रे, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो इसके लिए इतना खतरनाक सजा दिया जाएगा। तो इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि दंड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना चाहिए ताकि अपराध ना हो। अब आगे बात करें, आखिरी यानी 7वां जो अंग है कौटिल्य का वह है मित्र। इसकी तुलना शरीर के कान से करता है, एयर से करता है। कौटिल्य का कहना है कि आपकी मित्रता अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके साम्राज्य का विकास सही तरीके से हो सकता है। बात करें तो ये आपका साम्राज्य है,
तो आपकी मित्रता पड़ोसियों से अच्छी होनी चाहिए। तभी अगर पड़ोसी से मित्रता अच्छी होगी तभी आपके साम्राज्य का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर हम वर्तमान भारत की बात करें तो भारत का विकास भी हो रहा है, लेकिन अगर उसकी परिस्थिति पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छी हो जाती है, इन लोगों के संबंध बेहतर हो जाते हैं, तो जो भारत का जो आर्थिक विकास है वह बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और भारत की विकास दर में वृद्धि होगी। तो इसी तरीके से चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके साथ मित्रता अच्छी होगी तो आपका साम्राज्य का आर्थिक विकास बेहतर होगा, और आर्थिक विकास बेहतर होगा तो आपका साम्राज्य का विकास तेजी से होगा। तो ये थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, और यही सप्तांग जो ये 7 अंग है कौटिल्य के, अगर ये सभी अंग सही हैं तो आपके साम्राज्य का विकास बेहतर तरीके से होगा और आपके साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर होगा। अब आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो इसको चलाने के लिए अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती होगी। तो हमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था में कुछ अधिकारी देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था में मुख्य अधिकारी देखने को मिलते हैं, जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता था और महापात्र भी कहा जाता था। और इनकी संख्या, यानी मौर्य प्रशासन व्यवस्था में जो मुख्य अधिकारी मिलते हैं उनकी संख्या कुल 18 थी। अब आप बोलिएगा सर क्या 18 मुख्य अधिकारियों को याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें कुछ को ही इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को याद रखना है। तो इनमें जो पहला नाम आता है वे थे मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, यानी जो राजा होते थे तो उनकी सहायता के लिए मंत्री होते थे। अगला है पुरोहित, जो धर्माधिकारी होता था, यानी धार्मिक अधिकारी होता था। आगे बात करें तो अगला है युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था या राजघराने से ही संबंधित होता था। और इनकी चर्चा हम लोगों ने मंत्री परिषद में भी किया था। मंत्री परिषद में हमें पुरोहित देखने को मिल रहे थे, युवराज देखने को मिल रहे थे, यानी ये मंत्री के साथ साथ अधिकारी का भी काम कर रहे थे। आगे बात करें तो अगला है समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था। आगे बात करें तो अगला है सन्नधाता। सन्नधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, यह ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड होता था। आगे बात करें तो अगला अधिकारी है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मंडल होते थे तो मंडल का जो मुखिया होता था वह प्रादेशिक होता था या फिर प्रदेष्टा होता था। तो वो प्रदेष्टा अलग है और ये अलग है, ये प्रदेष्टा अधिकारी है। तो प्रदेष्टा जो अधिकारी है वह क्या करता था, तो यह फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। जो प्रदेष्टा था वह फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। कौन? प्रदेष्टा। और क्रिमिनल कोर्ट में जो क्राइम से रिलेटेड केस होते थे, जैसे चोरी, मर्डर, इस तरीके के जो केस होते हैं वे फौजदारी न्यायालय में देखने को मिलते हैं। ये सारे केस फौजदारी न्यायालय में जाता है, जो क्रिमिनल कोर्ट होता है। आगे बात करें तो अगला है व्यवहारिक। ये दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, ये सिविल कोर्ट का चीफ जस्टिस था। और दीवानी न्यायालय क्या होता है, सिविल कोर्ट क्या होता है, तो इसमें उत्तराधिकार से रिलेटेड केस आते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस आते हैं और तलाक जैसे मुद्दे दीवानी न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। इसमें क्राइम वाले मुद्दे नहीं सुलझाए जाते, क्रिमिनल वाले मुद्दे नहीं सुलझाए जाते। क्रिमिनल वाले मुद्दे फौजदारी न्यायालय में सुलझाए जाते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है, और दीवानी न्यायालय में प्रॉपर्टी, तलाक, उत्तराधिकार, इस तरीके के मामले देखे जाते थे, जिसके मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक होते हैं और फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा होते हैं। अब आगे बात करें तो हमें मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ विभाग देखने को मिलते हैं, कुछ डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और उनके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। आज के भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और उनके हेड देखने को मिलते हैं, जो केंद्रीय सचिवालय में बैठते हैं। तो उसी तरीके से मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में भी हमें देखने को मिलता है। तो बात करें मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हमें विभिन्न विभाग देखने को मिलते हैं, जिनके प्रमुख अध्यक्ष कहलाते हैं या फिर मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, और इनकी संख्या 27 होती है। और इसकी जानकारी हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अब बात करें तो क्या हमें 27 याद रखना है? बिल्कुल नहीं, हम कुछ ही इंपॉर्टेंट को याद रखेंगे। तो इनमें हम 5 याद रखेंगे जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो पहला है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का हेड होता था। दूसरा है शुल्क अध्यक्ष, जो व्यापारिक कर का प्रधान होता था, जो व्यापारिक कर के बारे में देखता था। तीसरा है लक्षणा अध्यक्ष, जो मुद्रा विभाग का हेड होता था।
और चौथा है नव्य अध्यक्ष, जो जहाज विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला है मुद्रा अध्यक्ष, जो पासपोर्ट विभाग का हेड होता था। अब पासपोर्ट विभाग क्या था? तो पासपोर्ट विभाग की बात करें तो यह सील लगाने का काम करता था। किसी भी सामान में, कोई बाहर से सामान आया उसमें सील लगाया, या फिर यहाँ से कोई सामान बाहर गया तो उसमें सील लगाया, तो मतलब मुहर लगाने का काम करता था मुद्रा अध्यक्ष। अब हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, आप कन्फ्यूज ना करें कि मुद्रा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का हेड होता था, ऐसा आप कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो याद रखें कि मुद्रा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का हेड नहीं होता था, बल्कि लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष मतलब पासपोर्ट विभाग का हेड। तो ये सारी जानकारी थी मौर्य प्रशासन व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में हम लोगों ने जाना कि केंद्रीय प्रशासन का जो हेड होता था राजा होता था, और इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होते थे और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे। हम लोगों ने ये भी जाना कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था में कई विभाग होते थे और हर एक विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य प्रशासन व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को समझ लिया। अब आगे हम लोग मौर्य प्रशासन व्यवस्था के प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था किस तरीके का था। जिस तरीके से हम लोग केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को एक देश के रूप में समझ सकते हैं, भारत देश, आज जो भारत के राज्य हैं उससे हम समझ सकते हैं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था को। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की बात करें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जो मौर्य साम्राज्य का केंद्र था वह 5 प्रांतों में बटा हुआ था। इन्हें चक्र भी कहा जाता है। तो ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था। जिस तरीके से आज का जो भारत देश है वह राज्यों में बटा हुआ है, उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। और ये 5 प्रांत कौन कौन थे? तो ये पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तीसरा था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और चौथा था प्राची, पूर्वी हिस्सा पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पांचवा था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। अब बात करें तो ये जितने भी प्रांत हैं, इन प्रांतों के जो प्रमुख होते थे वे कुमार होते थे, या फिर इन्हें राष्ट्रीय भी कहा जाता था, आर्यपुत्र भी कहा जाता था। जैसे केंद्रीय प्रशासन में हम लोगों ने देखा था कि जो भारत का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो उस तरीके से मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का हेड राजा था। और अगर भारत के राज्यों की बात करें तो उनके हेड मुख्यमंत्री होते हैं। तो उस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो हेड होता था प्रांतीय प्रशासन का, वह था कुमार, राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र। और जो ये प्रमुख होते थे प्रांतीय प्रशासन का, ये राज परिवार के ही सदस्य होते थे, राजा के ही घराने से बिलोंग करते थे, संबंधित होते थे। अब इसके हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। तो जब बिंदुसार शासक था, बिंदुसार का जब शासनकाल था, उस समय उसका पुत्र, बिंदुसार का पुत्र अशोक अवंती का राज्यपाल था। और यही राज्यपाल को ही हम लोग कुमार के नाम से जान रहे हैं, राष्ट्रिक कह रहे हैं या फिर आर्यपुत्र कह रहे हैं। तो यही राज्यपाल ही था, यही कुमार था। अवंती का कुमार बोल सकते हैं, अवंती का राज्यपाल बोल सकते हैं, या फिर अवंती का राष्ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर अवंती का आर्यपुत्र बोल सकते हैं। कौन था? अशोक था। आगे बात करें तो जब अशोक राजा बना और जब अशोक का शासनकाल था, उस समय अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का कुमार था, तक्षशिला का राज्यपाल था। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि जो प्रमुख होता था प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था का, वह राज परिवार का ही सदस्य होता था। अब जिस तरीके से केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद था, तो इसी तरीके से प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के जो प्रमुख थे कुमार, उनकी सहायता के लिए भी मंत्री परिषद होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। आज भी देखें तो भारत में आज भी हम लोग देखते हैं कि जब भारत की बात करें तो भारत में भी प्रधानमंत्री के लिए मंत्री परिषद होती है। उसी तरीके से राज्यों में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ भी मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया मौर्य प्रशासन व्यवस्था के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।